गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे पास विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा से आप सब परिचित हैं, क्या होती है, किस काम में आती है और किस किस प्रकार से दैनिक जीवन में इसका वृहद उपयोग किया जा सकता है। आज हम विद्युत धारा के साइंटिफिक मीनिंग की बात करेंगे, किस तरह से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं, किस तरीके से इससे ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा के रूपांतरण की बात की जा सकती है। उन सभी चीज़ों की एक डिटेल स्टडी अपन को करनी है। तो सबसे पहले बात की जाए कि विद्युत धारा क्या चीज़ है, किस केस में हम विद्युत धारा को परिभाषित कर सकते हैं, एक्चुअली विद्युत धारा की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो आप सब ने पढ़ रखा है कि किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह को क्या बोला गया है, विद्युत धारा बोला गया है। कि एक परिपथ हमारे पास होना चाहिए, हम केवल परिपथ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो चालक हो सकते हैं, अर्धचालक हो सकते हैं, कोई लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, विलयन हो सकता है। तो जब बात की जाए विद्युत धारा की, तो हम सबको पता है कि विद्युत धारा के लिए आवेश का होना जरूरी है और आवेश प्रवाह को एक प्रकार से विद्युत धारा मान लिया गया है कि जिस भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में जहां पर हमारे पास आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। अब बात ये आती है कि क्या आवेश प्रवाह को विद्युत धारा के रूप में परिभाषित करना ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है, क्या ये एक पूर्ण परिभाषा है, या इसमें किसी ना किसी फेरबदल की, किसी ना किसी सुधार की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, विद्युत धारा सिंपली आपके पास आवेश प्रवाह के रूप में परिभाषित नहीं की गई है। विद्युत धारा का सीधा सा मतलब है कि किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोला गया है। आवेश किस रेट से, किस दर से हमारे पास परिपथ में प्रवाहित हो रहा है, उस दर को यहाँ पर क्या माना गया है, विद्युत धारा माना गया है। ये एक प्रकार की कंप्लीट डेफिनेशन है, यह एक प्रकार की पूर्ण परिभाषा है। परिपथ में केवल आवेश प्रवाह को ही विद्युत धारा बोल दिया जाए तो ये एक तरीके का इनकम्प्लीट डेफिनेशन माना जाएगा। इसके आगे हम चीज़ों को डिटेल से परिभाषित नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन के लिए परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या माना जाता है, विद्युत धारा माना जाता है। बात आती है कि जब हम आवेश प्रवाह के दर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि आवेश क्या चीज़ होता है, किस प्रकार से हम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं, कितने प्रकार के आवेश हमारे पास बनाए जा सकते हैं, या एक्चुअली आवेश का मतलब क्या है। तो देखिए, आवेश का सीधा सा मतलब है यह पदार्थ का वह गुण है जो कि परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण के लिए उत्तरदायी माना गया है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए जो उत्तरदायी कारक है उसी को क्या मान लिया गया है, आवेश मान लिया गया है। और जब आवेशों की स्टडी की जाती है तो आवेशों को दो प्रकार से स्टडी करा जाता है, जिसको हम कहते हैं स्थिर आवेश और गतिशील आवेश, स्टैटिक चार्ज एंड मूविंग चार्ज। और इन दोनों केसेस में किस आवेश के लिए हम विद्युत धारा का निर्धारण करना चाह रहे हैं, इस चीज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, जब हम आवेश की बात करते हैं तो किसी भी पदार्थ के लिए आवेश का सूक्ष्मतम इकाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाए जाने वाला आवेश माना गया है। पदार्थ अगर आपके पास मौजूद है, परमाणु अगर हमारे पास माना गया है, तो उस परमाणु में नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स होंगे तथा उस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाए जाने वाले आवेश की मात्रा को किसी भी वस्तु पर पाए जाने वाले सूक्ष्मतम आवेश के द्वारा निर्धारित करा गया है। इसको हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं कि एक क्वांटा जो है, एक क्वांटा का सीधा सा मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश पाया जाएगा उसको हमने क्या मान रखा है, एक क्वांटा माना गया है। और जैसा आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वह 1.6 10⁻⁻19 कूलाम माना गया है। ये ऋणात्मक आवेश है, ये एक अलग बात है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी वस्तु के लिए जब हम आवेश की बात कर रहे हैं तो आवेश का सीधा सा मतलब है कि हम वहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के चारों ओर हमेशा निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर इन सभी चीज़ों का निर्धारण करा जाएगा। तो एक बेसिक, एक जनरल कंसेप्ट के लिए हम ये मानते हैं कि नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में हमेशा इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। या आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है, जो एक्चुअल आवेश की अपन बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल आवेश भी क्या है, नाभिक के चारों ओर गतिशील है।
और फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और गतिशील आवेश। अब इस स्थिर आवेश को आप किस तरीके से परिभाषित करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कभी नाभिक में, इलेक्ट्रॉन तो कभी परमाणु में स्थिर हो नहीं सकता, तो फिर ये स्थिर आवेश किस प्रकार से निर्धारित करा गया है, एक्चुअली आपके पास स्टैटिक चार्ज का या स्थिर आवेश का क्या मतलब होता है। एक जनरल कंसेप्ट के लिए ये पढ़ा दिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि अगर आवेश आपके पास स्थिर रखा हुआ है तो उसको क्या बोल देते हैं, स्थिर आवेश बोल देते हैं। जबकि हम सबको पता है कि आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। तो फिर किस प्रकार से हम स्थिर आवेश को परिभाषित करें। देखिए, यहाँ पर स्थिर और गतिशील आवेश की जो परिकल्पना मानी गई है वो एक्चुअल केसेस में इनके द्वारा ऊर्जा के रूपांतरण के आधार पर समझाई गई है। हम ये मानकर चलते हैं कि यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन से आवेश से संबद्ध ऊर्जा किसी अन्य रूप में रूपांतरित नहीं हो सकती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्थिर आवेश बोलते हैं। भाई ऊर्जा क्या है, किसी भी वस्तु के भौतिक अस्तित्व के लिए अगर कोई आवश्यक कारक है तो उसको क्या माना गया है, ऊर्जा माना गया है। अगर इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इस दुनिया में कोई चीज़ अस्तित्व में है, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या कहते हैं कि उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। गतिज हो सकती है, स्थितिज हो सकती है, या फिर किसी अन्य प्रकार की हो सकती है। लेकिन अगर वस्तु का इस भौतिक दुनिया में अस्तित्व माना गया है तो ये कंपलसरी है कि उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। अगर ऊर्जा शून्य है तो इसका मतलब है कि वो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि जब हम किसी कण को अनंत पर स्थित मानते हैं तो उसकी ऊर्जा कितनी लिखते हैं, हम 0 लिखते हैं, क्योंकि अनंत कोई प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है, ये एक काल्पनिक स्थिति है। भाई अनंत आप कहाँ पर मान सकते हो, ये केवल हमारी कल्पना में हो सकता है कि अनंत वहाँ पर है। तो उस कल्पना बिंदु का, उस काल्पनिक बिंदु का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए अगर कोई कण, कोई वस्तु अनंत पर उपस्थित होती है तो उसकी ऊर्जा क्या मान लेते हैं, हम 0 मान लेते हैं। तो उसी प्रकार से कि यदि आपके पास आवेश से संबद्ध ऊर्जा को किसी अन्य रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सके तो आप क्या कहते हो कि वो आवेश कैसा माना गया है, स्थिर माना गया है। यहाँ पर स्थिर आवेश का कभी भी ये मतलब नहीं है कि आवेश वास्तव में किसी जगह पर पड़ा हुआ है, क्योंकि आवेश का सूक्ष्मतम मान इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिफाइंड है और इलेक्ट्रॉन कभी भी स्थिर नहीं हो सकते हैं। अगर गतिशील आवेशों की बात करें तो हम ये कहते हैं कि यदि आवेशों से संबद्ध ऊर्जा को किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सके, रूपांतरित किया जा सके, तो वहाँ पर आवेश को क्या माना गया, गतिशील माना गया। जैसे आप सबको पता है कि विद्युत धारा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है और हमारे पास इस विद्युत ऊर्जा को विभिन्न युक्तियों के द्वारा कई अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एक बल्ब होता है, वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक फैन होता है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर्स होते हैं, वह विद्युत ऊर्जा को साउंड में या फिर ध्वनि में कन्वर्ट करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा इस गतिशील आवेश के बेसिस पर डिफाइन है कि जब आवेश से संबद्ध ऊर्जा को आप रूपांतरित कर सकते हो तो उस आवेश को गतिशील आवेश कहा गया है। और किसी परिपथ में उस गतिशील आवेश के प्रवाह की दर वो एक्चुअल केसेस में क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, स्थिर आवेश का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे हम सब ने पढ़ा होगा कि जब आप कंघी को सूखे बालों पर रब करते हो तो वो आवेशित हो जाती है, वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती है। एक बेसिक एग्जाम्पल होता है स्थिर आवेशों को समझाने का। लेकिन हम उस कंघी के द्वारा किसी बल्ब को नहीं जला सकते। भाई ऐसा थोड़ी है कि आपने बालों पर रब करके, बालों पर रगड़ कर कंघी को आवेशित करा और उस कंघी से हमने तार के द्वारा बल्ब को जोड़ दिया और वो बल्ब ग्लो करना शुरू कर दे, वो बल्ब जलना शुरू कर दे। क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में कंघी के ऊपर जो आवेश आया है, आप उस ऊर्जा को, उस आवेश से संबद्ध ऊर्जा को किसी अन्य रूप में रूपांतरित नहीं कर पाओगे। इसलिए वहाँ पर आवेश कैसा मान लिया गया है, स्थिर मान लिया गया है। तो समझाने का मतलब यही है कि कभी भी स्थिर आवेश का मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि आवेश एक जगह पर स्थिर पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी आवेश को एक जगह पर स्थिर रखना ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। कारण ये मान लिया गया कि आवेश का मतलब हम सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन किसी भी केस में स्थिर नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों ओर किसी ना किसी निश्चित वेग से, किसी ना किसी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे ही लगाएंगे। इसलिए आप स्थिर आवेशों का मतलब ये बिल्कुल मत मानना कि आवेश हमेशा कैसा है, स्थिर है। तो यहाँ पर जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो
तो विद्युत धारा का सीधा सा मतलब है कि किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर हमारे पास क्या कहलाई है? विद्युत धारा कहलाई है। आवेश के प्रवाहित होने की दर का होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक विद्युत परिपथ था और उस विद्युत परिपथ में प्रथम प्रेक्षण के लिए 100 कूलाम आवेश सपोज 10 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। एक विद्युत परिपथ की हमने बात करी और इस विद्युत परिपथ के लिए पहले प्रेक्षण में हमने माना कि 100 कूलाम आवेश कितने सेकंड में प्रवाहित हुआ? 10 सेकंड में प्रवाहित हुआ। और इसी केस में दूसरा हमने प्रेक्षण लिया जिसमें हमने ये बोला कि 100 कूलाम आवेश सपोज 0.1 सेकंड में प्रवाहित हुआ। ठीक है, एक केस में हमने लिया कि 100 कूलाम आवेश 10 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, दूसरे केस में हमने लिया कि 100 कूलाम आवेश 0.1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो इन दोनों में आवेश प्रवाह की दर किस केस में ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स नीचे वाले केस में आपके पास आवेश प्रवाह की दर कैसी है? ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों केसेस के लिए जो विद्युत धारा का मान है वो द्वितीय प्रेक्षण में, द्वितीय प्रयोग में हमको क्या प्राप्त होगा? ज़्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा को हमेशा आवेश प्रवाह की दर के रूप में डिफाइन करा गया है। और जब हम परिपथ में या किसी भी प्रैक्टिकल वर्ड में किसी भी भौतिक राशि के परिवर्तन की दर को देखते हैं तो वहाँ पर हम अवकलन का यूज़ करते हैं, डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करते हैं। वो एक तरीके का मैथमेटिकल पार्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल केसेस में जो आपके पास विद्युत धारा डिफाइन की गई है वो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को निर्धारित करती है। और जब हम दर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पैरामीटर कौन सा माना गया? समय माना गया। तो किसी समय के सापेक्ष विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर क्या मानी गई? विद्युत धारा मानी गई। बात क्लियर। तो विद्युत धारा के लिए जो फॉर्मूलेशन आपके पास दिया गया है, जो फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है वो क्या माना गया? I बराबर dq/dt, जहाँ पर Q क्या है? किसी ना किसी विद्युत परिपथ में आवेश की मात्रा को निर्धारित कर रहा है। तो जो विद्युत धारा का बेसिक एक्सप्लेनेशन है, आवेशों के आधार पर जो इसका निर्धारण है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो विद्युत धारा हमारे पास क्या कहलाती है कि किसी भी परिपथ के लिए समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला गया है? विद्युत धारा बोला गया है। विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा मानी गई है और इसी कारण से इस ऊर्जा का रूपांतरण भी संभव होता है। हम अलग अलग युक्तियों के थ्रू, अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू विद्युत धारा को किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से कन्वर्जन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो जब आगे अपने पास टॉपिक्स आएंगे वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जब भी हम ऊर्जा के रूपांतरण की बात करते हैं, किसी भी प्रकार के ऊर्जा के जब रूपांतरण की हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऊष्मागतिकी का, थर्मोडायनेमिक्स का भी यूज़ किया जाता है। और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये बोलता है कि आप ऊर्जा को 100% रूप से किसी अन्य रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि जब हम विद्युत धारा को किसी युक्ति के थ्रू, किसी युक्ति के द्वारा दूसरी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका 100% रूपांतरण असंभव है। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऊर्जा व्यर्थ जाएगी और जब ऊर्जा व्यर्थ जाती है तो वह हमेशा ऊष्मा के रूप में हमको दिखाई देती है। ये ऊष्मागतिकी का टॉपिक है, वहाँ पर और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि जब हम बल्ब जलाते हैं तो कुछ समय के बाद बल्ब गर्म हो जाता है। जब हम फैन चलाते हैं, कोई मोटर चलाते हैं तो कुछ समय के बाद वो मोटर गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब क्या है? वो ऊष्मा प्रोड्यूस कर रही है, वो हीट एक्सचेंज कर रही है। तो आप जब विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को किसी अन्य रूप में कन्वर्ट करोगे तो उसका 100% रूपांतरण हमेशा असंभव होगा। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऊर्जा की मात्रा व्यर्थ हो जाएगी और जब ऊर्जा व्यर्थ होती है तो वह हमेशा ऊष्मा के रूप में हमको दिखाई देती है। तो ये एक तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा कि विद्युत धारा क्या है, किस प्रकार से आवेशों के द्वारा निर्धारित की गई है, किस प्रकार से दरों के द्वारा इसको निर्धारित करा गया है। अब विद्युत धारा जब हमने पढ़ा, फिजिक्स में हम विद्युत धारा को मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं, गणितीय समीकरण हमने लिख रखे हैं, तो इस आधार पर हम मानते हैं कि विद्युत धारा अपने आप में क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशि है।
और जब आप भौतिक राशियों की बात करते हो तो इसका कुछ ना कुछ मात्रक आता है, कुछ ना कुछ विमीय सूत्र होता है। मात्रकों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग मापन विधियों के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जब हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक जो SI मात्रक है वो मात्रक हमारे पास माना गया है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है अपने पास? एम्पियर है। बात क्लियर? अगर हम फॉर्मूलेशन के बेसिस पर देखें तो हम I = dq/dt इस आधार पर कह सकते हैं कि आवेश का मात्रक है हमारे पास कूलाम और समय का मात्रक है हमारे पास सेकंड। तो इस आधार पर कूलाम पर सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड भी आपके पास विद्युत धारा का मात्रक माना गया है। जब विमीय सूत्र की बात की जाए तो विमीय सूत्र के लिए हम ये मानते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की मूल राशि है, एक प्रकार की रियल क्वांटिटी है, इसलिए जो इसका विमीय सूत्र है वो क्या माना गया? A माना गया। बात क्लियर? तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र हमारे पास A है। विद्युत धारा का मात्रक हमने एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड मान रखा है। बात आती है इसके राशि के प्रकार की, तो हमारे पास विद्युत धारा एक प्रकार से अदिश राशि है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि जब आप परिपथ बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये परिपथ जोड़ा गया, तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि परिपथ में विद्युत धारा की दिशा तो निर्धारित है, फिर भी इसको क्या माना गया है? अदिश राशि माना गया है। फिर भी एक प्रकार का अदिश राशि है। अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनके पास परिमाण तो होता है लेकिन उनकी अपनी कोई दिशा नहीं होती है। तो अब बात करें कि जब परिपथ में हम ये मान रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर विद्युत धारा का प्रवाह देखा गया, विद्युत धारा का प्रवाह माना गया, तो फिर क्यों इसको अदिश राशि मान लिया गया? क्यों इसको अदिश राशि की कैटेगरी में रखा गया? तो देखिए, सदिशों की परिभाषा ये है कि जो सदिश संयोजन के नियमों का पालन करें। वे राशियां जो सदिश संयोजन के नियम, जैसे त्रिभुज का नियम होता है, चतुर्भुज का नियम होता है, बहुभुज का नियम होता है, अगर राशियां सदिश संयोजन के नियमों का पालन कर रही हैं, केवल वे ही सदिश राशियां मानी जाती हैं। पढ़ने के लिए ज़रूर हम बोल देते हैं कि आपके पास परिमाण और दिशा हो तो वो एक प्रकार की सदिश राशि है, लेकिन सदिश राशि की कंडीशन ये है कि जब तक सदिश राशियां सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनको प्रॉपर वेक्टर की कैटेगरी में, प्रॉपर सदिश की कैटेगरी में नहीं माना जा सकता है। तो विद्युत धारा हमारे पास एक इस प्रकार की राशि है जो कि दिशा के रूप में तो चलो परिपथ में हमने निर्धारित कर रखा है, लेकिन ये सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसे आप सब लोगों ने किरचॉफ के प्रथम नियम को पढ़ा होगा कि किसी भी परिपथ पर, किसी भी बिंदु पर, संधि पर जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर केस हमारे पास एक तरीके से सदिश संयोजन का केस नहीं है। जब हम किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे वहाँ पर और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करा जाएगा। तो विद्युत धारा क्या मानी गई है? एक प्रकार की अदिश राशि मानी गई है। बात क्लियर? तो हमने देखा कि विद्युत धारा की जब हमने परिभाषा की बात करी तो हमने बोला किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा माना गया। विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए इसका ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है। जब रूपांतरण होगा तो ऊर्जा का कुछ ना कुछ भाग व्यय हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। ऊर्जा का व्यय हमेशा ऊष्मा के रूप में होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। विद्युत धारा के मात्रक की बात करें, भौतिक राशि है एक प्रकार की, इसलिए इसका मात्रक जो है वह ऐसा ही मात्रक एम्पियर माना गया है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कूलाम पर सेकंड भी मात्रक लिख सकते हैं। विमीय सूत्र की बात की जाए तो हमारे पास A विमीय सूत्र है और विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि किसी भी परिपथ या किसी भी संधि बिंदु पर यह सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश संयोजन के नियम जैसे त्रिभुज के नियम हो गए, समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया, बहुभुज का नियम हो गया। तो ये एक तरीके से विद्युत धारा का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। विद्युत धारा का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमने दिया है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास पुटअप किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को सॉल्व करना सीखते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि किसी विद्युत परिपथ में आवेश 3t² + 2t + 6 इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, जहाँ पर t हमारे पास समय है और ये बोल दिया गया कि t = 2 सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित
विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, जब हमने पढ़ा था तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर के अकॉर्डिंग निर्धारित की गई थी, I = dq/dt। तो फॉर्मूलेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर आप लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि अवकलन और समाकलन के फॉर्मूलेशन से आप लोग परिचित होंगे। तो जब हम 3t² + 2t + 6 जो कि हमारे पास टाइम का फंक्शन है, इसको t के रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है t⁻n, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास होता है n × t⁻n-1। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ आई। तो फॉर्मूलेशन हमारे पास जो फंक्शन विद्युत धारा के रूप में प्राप्त किया गया, तो विद्युत धारा का फंक्शन अपने पास हुआ 6t + 2। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि हमको कितने सेकंड पर, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, तो t = 2 सेकंड पर। तो हम लिख सकते हैं at t = 2। तो करंट का मान हमारे पास किस तरह से निर्धारित करा जाएगा, इस प्रकार से विद्युत धारा करंट का मान हमारे पास निर्धारित होगा। तो ये हमारे पास आएगा 14 एम्पियर। तो वो परिपथ जिसमें आवेश को इस फंक्शन के द्वारा निर्धारित करा गया, t = 2 सेकंड पर हमारे पास विद्युत धारा का मान कैसा आया, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। बात क्लियर। तो एक ये बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल हमने लिया था जो विद्युत धारा को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया। तो इस प्रकार से केवल विद्युत धारा के फॉर्मूलेशन के ऊपर, विद्युत धारा के गणितीय सूत्र के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस निर्धारित होते हैं, एक क्वेश्चंस की अपन ने बात करी। फंक्शन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कंप्लीट डेरिवेटिव फंक्शन आपके पास दिया जा सकता है, लेकिन जो तरीका है सॉल्व करने का वो यही है कि dq/dt इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर हमारे पास क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। बात क्लियर। अब देखिए, जब हम विद्युत धारा की बात कर लेते हैं तो कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि सपोज़ आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से वह युक्ति बताइए जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करे। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और सबको पता है कि बल्ब जो होते हैं, ट्यूबलाइट जो होती हैं, मरकरी हो गया, हेलोजन लैंप्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। तो एक तरीके से जो कन्वर्टर्स हमारे पास हैं, जो विद्युत ऊर्जा को अलग अलग युक्तियों में अलग अलग रूप में रूपांतरित कर रहे हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमको होनी चाहिए। इसको पढ़ाने का वैसे तो कोई मतलब नहीं है। अब सिंपली अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उस युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि के रूप में कन्वर्ट करे, साउंड के रूप में कन्वर्ट करे, तो आसानी से हम कह सकते हैं कि स्पीकर्स, एक ऐसे स्पीकर्स हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गए, छोटे वाले मोबाइल के स्पीकर्स हो गए, तो वो एक तरीके से हमारे पास क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है। तो विद्युत धारा किस प्रकार से लिखी जाए, क्या क्या होती है, और एक बेसिक क्वेश्चन किस तरीके का इसके ऊपर पुटअप किया जा सकता है, ये हमने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखा है। आगे के टॉपिक्स आपको आगे के वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।